अगर मैं तुमसे बोलूं कि हिस्ट्री कभी एग्जैक्टली रिपीट नहीं होती, लेकिन मार्केट में वो अक्सर राइम जरूर करती है, तो शायद तुम हंसोगे। लेकिन सिल्वर का चार्ट देखकर एक चीज बहुत डेंजरस लग रही है। बताता हूं क्या। सबसे पहले इस वीडियो पर आ गए तो लाइक का बटन दबा दो, इंफॉर्मेटिव होने वाली पहले ही बता दूं। जो पैटर्न दुनिया ने 2011 से 2013 के बीच में देखा था, उसकी काफी सिमिलैरिटीज मिलती है और वापस अब देखने को मिल रही है। और अगर तुम सिल्वर, गोल्ड या कमोडिटीज में इन्वेस्टेड हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चार्ट से लेके डिटेल तक सब समझाऊंगा। पिछले कुछ सालों में सिल्वर ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया, रैली दी। इन्फ्लेशन का डर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई डेफिसिट और इंडस्ट्रियल डिमांड ने प्राइसेस को रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा दिया। लोगों को लगने लगा था कि सिल्वर सिर्फ ऊपर ही जाएगा। 5 लाख रुपए पर केजी, 7 लाख, 8 लाख रुपए पर केजी जैसे टारगेट्स हर जगह आप लोगों ने भी सुने होंगे। लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा रूल है कि जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में देखने लगते हैं, तब मार्केट अक्सर उल्टा चलना शुरू कर देता है। और वही शायद अब हो रहा है। सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आधा गिर चुका है। गोल्ड भी काफी ज्यादा करेक्शन में है और क्रूड ऑयल भी अपने हाई से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्राइस गिरा क्यों, क्वेश्चन ये है कि क्या ये नॉर्मल करेक्शन है या फिर एक बड़ा साइकिल का पार्ट है। आओ समझते हैं इस बात को। सबसे पहला रीजन इस प्रॉफिट बुकिंग का है कि जब कोई एसेट बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो अर्ली इन्वेस्टर्स नेचुरली अपने प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। और जब प्रॉफिट बुकिंग मोमेंटम से ज्यादा हो जाती है तो बाइंग कहीं ना कहीं हल्की हो जाती या फिर वीक पड़ने लग जाती है। यही चीज 2011 में भी हुई थी और आज भी कुछ वैसी ही साइकोलॉजी आप लोगों को स्क्रीन पे देखने मिल रही होगी। दूसरा रीजन है इंटरेस्ट रेट्स और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि जब सेंट्रल बैंक्स टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं और डॉलर स्ट्रांग होता है, तो इससे क्या होता है? स्ट्रांग डॉलर का मतलब जनरली प्रेशियस मेटल्स पर प्रेशर पड़ना हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स कोई रेगुलर कैश फ्लो जनरेट नहीं करते और इसी वजह से जब बॉन्ड यील्ड्स अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, कई इन्वेस्टर्स कमोडिटीज में जो उन्होंने पैसा लगाया होता है उसको निकाल कर दूसरी एसेट क्लासेस में शिफ्ट करने लगते हैं, जहां पर कि उनको सुपीरियर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तीसरा फैक्टर है कि जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो है ना, उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, वॉर्स का फियर होता है या ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, तब लोग सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अगर टेंशन धीरे धीरे हौले हौले कम होने लगता है तो वही एक्स्ट्रा प्रीमियम भी धीरे धीरे प्राइसेस से निकलने लगता है। मार्केट सिर्फ रियलिटी पर नहीं चलती है, आपको समझना पड़ेगा, मार्केट एक्सपेक्टेशंस पर भी चलती है। एक और फैक्टर, चौथा फैक्टर है, वो ईटीएफ्स का है। कई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिल्वर को डायरेक्टली नहीं, ईटीएफ्स के थ्रू होल्ड करने की कोशिश करते हैं। जब ईटीएफ होल्डिंग से पैसा बाहर निकलना शुरू होता है तो वो सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही नहीं क्रिएट करता है, वो सेंटिमेंट भी चेंज कर देता है। और सेंटिमेंट मार्केट में कभी कभी फंडामेंटल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पेक्यूलेशन का। सिल्वर हिस्टोरिकली दुनिया का सबसे वॉलेटाइल एसेट्स में से वन ऑफ द एसेट्स रह चुका है। जब रैली बहुत तेजी से होती है, लेवरेज बढ़ता है और जब लेवरेज अनवाइंड होता है तो करेक्शन और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और इसलिए सिल्वर में 40 से 50% या कभी कभी उससे भी ज्यादा बड़े करेक्शंस हिस्ट्री के पन्नों में आपको देखने मिलते हैं। चलिए एक बार ये देखते हैं स्क्रीन पर जाके कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या दिख रहा है इन पैक्स गोल्ड एंड हमारा जो सिल्वॉन होता है उसमें, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अभी हाल फिलहाल में हमने स्क्रीन पे लगा दिया है पैक्स GUSD विच इज गोल्ड। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जब भी आप इंडियन FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के पास जाते हैं तो आपको इस तरह से लिखा आएगा पैक्स गोल्ड टोकन परपेचुअल, सिल्वर के लिए आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट, टीथर गोल्ड और बाकी तो ये सब स्टॉक्स हैं। तो अभी आप क्लियर कट देख सकते हैं शॉर्ट टर्म पे एक बहुत ही नेगेटिव सिग्नल यहां पर गोल्ड ने बना के रखा हुआ है। एज ऑफ नाउ जब मैं चार्ट पे देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं गोल्ड यहां पर इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है $4,000 के आसपास, 3982 3972 के आसपास। एज ऑफ नाउ हम चार्ट पे देख सकते हैं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या एक स्विंग ट्रेडर को इमीडिएटली घुस जाना चाहिए? मैं कहूंगा अभी ये 4026 पे है, वेट करो भैया 4200 के ऊपर जाने की। अगर 4200 के लेवल तक को वो रेजिस्ट करके वापस पलटता है तो देखिए एक
बहुत जल्दी अपवर्ड का मूवमेंट यहां पर चालू नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा यहां पर एक सेल जोन बन सकता है। अच्छा, अब एक चीज है कि ऐसे में हम ट्रेड्स कैसे प्लेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो अगर आप नॉर्मल जाओगे तो आपको गोल्ड सिल्वर में लेवरेज नहीं मिलेगा, बट डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू अगर आप करते हो तो यहां पर आपको 50x तक का लेवरेज मिल जाएगा ओवरनाइट पोजीशंस पे भी, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो फ्यूचर्स में। तो यहां पर आप सिंपल सा ये समझिए कि यहां पर अगर आपको एज ऑफ नाउ ट्रेड लेना है तो आपका 3970 के डॉलर के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनेगा, 3960 3970 डॉलर के आसपास का स्टॉप लॉस, और आप एक क्विक स्कैल्प या इंट्राडे या 2-3 दिन का ट्रेड लेते हैं जहां पर कि आप 4150 4200 तक का एक रेंज लेके चलते हैं। अगर आपको यहां पर दिखता है कि भैया 4200 पर रेजिस्ट हो रहा है तो वहां पर आपको अगर दिखता है 4200 4250 से पलट रहा है तो वहां पर आप शॉर्ट ले सकते हैं 50 पॉइंट का, वहां पर अपना एक ट्रिगर पॉइंट लगा के पैक्स GUSD में, जो कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज पे है, एंड देन यू कैन एक्चुअली वेट फॉर अगेन 4000 तक के लेवल का। एंड सेम अगर मैं सिल्वर की बात करूं, वो USD अगेन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से आपको दिखेगा तो कहीं ना कहीं एक पैरेलल फॉर्मेट करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आपका जो एक सपोर्ट होगा वो $50 के आसपास का आपका एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, और आपको वेट करना है $60 तक का आने का। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो दैट इज अ वेरी डिसेंट स्पाइक, बट ऑब्वियसली ये आपको एक हफ्ते का नजरिया यहां पर बना के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर $54-55 के आसपास ये टिकने का कोशिश करता है और वहां पर रेजिस्टेंस आता है और वो क्रॉस नहीं कर पाता है तो ये वहां से नीचे वापस पलटेगा। एंड बाय द वे ये सारी चीजें हम देख रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज पे, जो कि एक FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है। हाल फिलहाल में काफी मामले हो रहे हैं जहां पर कि लोग FIU रजिस्टर्ड में काम नहीं कर रहे हैं और फिर काफी सारे लोगों के साथ लफड़ा हो रहा है, उनके पे आउट्स नहीं आ रहे। तो मेक श्योर आप रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ही काम करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर आप जाके चेकआउट करें, बिकॉज जो भी उस लिंक से अकाउंट खोलता है उसको हमारे फ्री क्रिप्टो लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है। तो मेक श्योर आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए एंड चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। देखिए, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका मतलब सिल्वर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, यहीं पर मैक्सिमम लोग गलत हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म करेक्शन और लॉन्ग टर्म स्टोरी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड आज भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सोलर पैनल्स ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर जगह सिल्वर का यूज बढ़ रहा है। माइन सप्लाई उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितना डिमांड बढ़ रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन मार्केट कभी भी ना सीधी लाइन में नहीं जाती है, चाहे स्टॉक मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो। हर बुल मार्केट के बीच में पेनफुल करेक्शंस आते हैं। 2008 में भी आए थे, 2011 के बाद भी आए, 2020 के बाद भी आए, और शायद आज भी वही प्रोसेस चल रहा है। इस वक्त मार्केट के लिए कुछ प्राइस जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। अगर बायर्स इन लेवल को डिफेंड करते हैं तो ये करेक्शन एक हेल्दी रीसेट भी प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेक हो जाते हैं तो करेक्शन और भी ज्यादा लंबा चल सकता है। इसलिए भाई साहब, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, एक्साइटमेंट और पैनिक दोनों बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता देता हूं, अगर अभी तक आप लोग टिके हैं, कि गोल्ड और सिल्वर को लोग अक्सर एक ही कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन दोनों के डिमांड स्ट्रक्चर ना काफी ज्यादा अलग है। देखिए, सेंट्रल बैंक्स प्राइमरली गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं, सिल्वर की डिमांड का बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर ले जाता है। इसलिए सिल्वर की वोलैटिलिटी गोल्ड से नेचुरली काफी ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूजेज। डिमांड अप एंड डाउन जैसे भी होता है वैसे इस पे वोलैटिलिटी बढ़ जाती है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी ने सिल्वर बहुत ऊपर से खरीद के रखा है तो भैया क्या करें? सबसे पहले अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछो। क्या मैंने इन्वेस्टमेंट किया था या ट्रेडिंग? मेरा टाइम होराइजन क्या था, कितना था, और क्या मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थेसिस अभी भी वैलिड है जिसके कारण मैंने ये लिया था? अगर आपका आंसर क्लियर है तो डिसीजन भी आपका ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। देखिए, मार्केट में सबसे महंगा इमोशन होता है फोमो, और सबसे प्रॉफिटेबल इमोशन होता है पेशेंस। हर साइकिल में लोग ग्रीड के टाइम खरीदते हैं और फियर के टाइम बेचते हैं, लेकिन हिस्ट्री बार बार एक ही लेसन देती है। क्या? वेल्दी यूजुअली हाइप से नहीं बना जाता, डिसिप्लिन से बना जाता है। कमोडिटीज का नेचर ही साइक्लिक होता है। अब तो समझ जाओ मेरे दोस्तों, कभी यूफोरिया, कभी डिप्रेशन, कभी हेडलाइंस बोलती हैं कि एसेट कभी नहीं रुकेगा, और फिर कुछ महीने बाद सेम हेडलाइंस बोलती हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। आप समझिए, ये कमोडिटीज
का एक साइकिल होता है। रियलिटी अक्सर इन दोनों के बीच में ही होती है। इसलिए किसी भी एसेट को ब्लाइंडली वर्शिप मत करो यार। फरवरी में हर कोई जिसको देखो सिल्वर सिल्वर सिल्वर। मैं वॉन इतने बार कर करके थक गया, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो टाइमली अपडेट के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो या इक्विटीज, हर एसेट का अपना साइकिल होता है। जो इन्वेस्टर साइकिल समझता है वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी करता है। और याद रखिए हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट हमेशा इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को ट्रांसफर कर देता है। तो आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या ये जो सिल्वर या गोल्ड में करेक्शन हो रहा है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है कि नहीं, क्या ये आज रुकेगा या अगले महीने रुकेगा, या हिस्ट्री एक और बार इन्वेस्टर्स के पेशेंस को टेस्ट करने वाला है। कमेंट्स में आप जरूर बताना कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या स्ट्रैटेजी रखोगे। मैं कहूंगा कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक मत करो, शॉर्ट टर्म हो तो अपने पोर्टफोलियो पे एक और बार नजर डालो कि हो सकता है थोड़ा बहुत पेन यहां पर आने वाले समय पे और बढ़ सकता है। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।